आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 19 फ्रॉम NCERT, दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन. Okay, you have already learned that the neural system provides a point-to-point rapid coordination among the organs. हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में ही कि पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन कौन प्रोवाइड करता है, तो न्यूरल सिस्टम. ओके, द न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट बट शॉर्ट लिव्ड. ऑफकोर्स न्यूरल कोऑर्डिनेशन कैसा होता है, फास्ट होता है, हमको इम्पल्स फास्ट आता है, बट वो शॉर्ट लिव्ड होता है. ओके, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है वो. As the nerve fibers do not intervene all the cells of the body and the cellular function need to be continuously regulated. अब देखो, जैसे सेल्स है हमारी बॉडी में, ऑफकोर्स मिलियंस ऑफ सेल्स है. ओके, हर एक सेल के पास तो नर्व फाइबर्स नहीं है, वहाँ तक नहीं जा सकते. तो हमको सेलुलर फंक्शन मेंटेन करने के लिए एक और टाइप का स्पेशल कोऑर्डिनेशन चाहिए. ओके, a special kind of coordination and integration has to be provided. तो ये कौन देगा? दिस फंक्शन इज कैरिड आउट बाय द हॉर्मोन्स. जैसे हमने क्या बोला, सेल्स के पास अपने अपने नर्व फाइबर्स, वहाँ तक नर्व फाइबर्स नहीं पहुँच पाते, तो हमको स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन चाहिए. तो ये स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? हॉर्मोन्स. क्लियर? अब देखेंगे हम डिटेल्स में हॉर्मोन्स कौन से होते हैं, कहाँ से रिलीज होते हैं, क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या होती है. ओके, The neural system and the endocrine system jointly coordinate and regulate the physiological function in the body. न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन दोनों साथ मिलके हमारी पूरी बॉडी को रेगुलेट करते, फिजियोलॉजिकल फंक्शन यानी नॉर्मल फंक्शन को डेली लाइफ में मेंटेन करते हैं. कौन से दो सिस्टम याद रखते हैं? न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. ओके, अब हम पढ़ेंगे, लास्ट लेक्चर में तो हमने न्यूरल सिस्टम डिटेल में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स. ओके, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन. एंडोक्राइन ग्लैंड लैक डक्ट्स एंड हैंस आर कॉल्ड एज डक्टलेस ग्लैंड्स. अभी हम देखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती है. तो सारी ड्रग्स में एक खास बात क्या होती है, उनमें डक्ट नहीं होती, यानी जैसे ट्यूब, ऐसा कोई डक्ट नहीं होती, ट्यूब जैसी कोई भी पाइपलाइन जैसी हमने देखा था बहुत ऑर्गन्स में. लिवर का हम स्ट्रक्चर देखने जाए तो वहाँ पे डक्ट्स होती है. यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट नहीं होती. स्पेशल फीचर याद रखना है. ओके, इसके लिए हम उसको बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड. ओके, देयर सीक्रेशन आर कॉल्ड हार्मोन्स. जो डक्टलेस ग्लैंड है वो सीक्रेट क्या करती है? हार्मोन्स. ओके, द क्लासिक डेफिनेशन ऑफ हार्मोन एज केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स. हार्मोन क्या है? केमिकल ही है. ओके, तो हम डेफिनेशन समझते हैं. तो डेफिनेशन क्या है? तो केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड एंड रिलीज इनटू द ब्लड. ओके, प्रोड्यूस होती है एंडोक्राइन ग्लैंड से, डायरेक्ट वो ब्लड में रिलीज होगी, उनके पास डक्ट सिस्टम तो है ही नहीं. ओके, एंड ट्रांसपोर्टेड टू अ डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन एज करंट साइंटिफिक डेफिनेशन एज फॉलोज. अभी हम करंट साइंटिफिक डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, बट हम बेसिक समझ रहे. तो क्या है? केमिकल प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, वो डायरेक्टली रिलीज किस में हो जाएगा? ब्लड में हो जाएगा. ब्लड से ट्रांसपोर्ट कहाँ होगा? जहाँ पे उसका टारगेट ऑर्गन है, जहाँ तक उसको पहुँचना है. तो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा? तो ब्लड के थ्रू. ओके, अब हम साइंटिफिक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. ओके, अभी की बात हो रही है, अभी की साइंटिफिक करंट. हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स. ऑफकोर्स जो केमिकल्स है वो नॉन न्यूट्रिएंट, हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड कर रहे. ओके, वो रेगुलेशन कर रहे हैं, तो नॉन न्यूट्रिएंट. which act as intercellular messengers and produce in a trace amount. वो क्या है? मैसेज देंगे ऑर्गन को कि अभी आपको ये काम करना है. तो हार्मोन्स क्या है? मैसेज पहुंचाने का, इंटरसेल्युलर मैसेजर है. हमने देखा सेल तक नर्व इंटरवेट नहीं हो रही है, तो कौन काम कर रहा है वहाँ पे? हार्मोन्स. एंड आर प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट्स, यानी एकदम माइन्यूट अमाउंट, एकदम छोटे अमाउंट में ही प्रोड्यूस होंगे. ओके, The new definition covers a number of new molecules in addition to the hormone secreted by the organized endocrine glands. अब ये न्यू डेफिनेशन में हमने क्या क्या देख लिया कि न्यू मॉलिक्यूल्स है. ओके, न्यू मॉलिक्यूल्स है जो एंडोक्राइन ग्लैंड से ही सीक्रेट हो रहे हैं, वो भी इस डेफिनेशन ने कवर कर लिया. ओके, invertebrate possess very simple endocrine system with few hormone, whereas large number of chemical act as
hormones and provide coordination in the vertebrates. अब इनवर्टिब्रेट्स में क्या होता है, ओनली एकदम सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम है. ओके, वहाँ पे कैसे एकदम सिंपल हार्मोन्स, थोड़े से हार्मोन रिलीज होंगे और वहीं पे एक्ट करेंगे, वहीं पे ही काम करा लेंगे. और बट वर्टिब्रेट्स में कैसा है, एकदम वेल ऑर्गेनाइज ग्लैंड से वहाँ से पूरी बॉडी का कोऑर्डिनेशन वहाँ से प्रोवाइड होता है. ओके, द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड हियर. चलो अब हम मेन पॉइंट पे आ जाते हैं. ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम. The endocrine glands and the hormone producing diffuse tissue cells located in different parts of our body constitute the endocrine system. अब endocrine system में बहुत सारी different glands आ रही है, तो वो different glands हमारी बॉडी में different part में located है. अभी हम देखते हैं डिटेल में कौन सी ग्लैंड कहाँ लोकेटेड है. पहले हम देख लेंगे कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी बॉडी में है. ओके, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रिनल, पैंक्रियास, पैराथायराइड, थाइमस एंड गोनाड्स. गोनाड्स क्या होता है, फीमेल्स में भी होते हैं, मेल्स में भी होते हैं. हम डिटेल में तो ये देखने ही वाले रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. ओके, टेस्टिस इन मेल्स उसको क्या बोलते हैं, गोनाड्स. और फीमेल्स में गोनाड्स किसको बोलते हैं, ओवरी इन फीमेल्स. ओके, आर ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन बॉडीज इन आवर बॉडी. ये हमने देखी, कितनी सारी देखी, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, ये सारी है एंडोक्राइन ग्लैंड्स. वो डिफरेंट पार्ट में हमारी बॉडी में लोकेटेड है. क्लियर. इन एडिशन टू दिस सम अदर ऑर्गन्स, एग्जाम्पल क्या है उसके, GIT यानी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, लिवर, किडनी, हार्ट ऑल्सो प्रोड्यूस हार्मोन. वो सब क्या थी, प्रॉपर एंडोक्राइन. उनका काम ही वही है कि हार्मोन रिलीज करना. ओके, इनका मेन फंक्शन हार्मोन रिलीज करना नहीं है. लिवर, किडनी, हार्ट का मेन फंक्शन हार्मोन रिलीज करना है नहीं, बट ये करते हैं हार्मोन रिलीज तो भी एज ए सेकेंडरी फंक्शन समझ लो. ओके, अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड functions of all major endocrine gland and the hypothalamus of the human body is given in the following section. चलो डिटेल में हम देखते हैं, एक ग्लैंड को डिटेल में देखेंगे अब. ओके, फर्स्ट है द हाइपोथैलेमस. एज यू नो द हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डायनसिफ्लोन यानी फोर ब्रेन. ओके, हमने लास्ट लेक्चर में फोर ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, पूरे ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था. तो डायनसिफ्लोन किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का. ओके, एंड इट रेगुलेट्स अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन. तो हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट है, पहले तो कहाँ उसकी लोकेशन है वो याद रखो, बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफ्लॉन. ओके, नीचे के पार्ट में कहाँ पे, डायनसेफ्लॉन में. ओके, क्या करता है वो, वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन को कंट्रोल कौन करेगा, तो हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन्स निकलेंगे वो. ओके, इट कंटेन several groups of neurosecretory cells called nuclei which produce hormones. उनके पास क्या होता है, ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लिया. वो क्या, हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे. ओके, दिस हार्मोन रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स. ओके, अब हाइपोथैलेमस में से जो हार्मोन रिलीज होंगे ना, वो क्या होंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड्स को, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है अभी हम डिटेल में उसके बारे में पढ़ेंगे, उसको रेगुलेट कर, उसको बोले कि हाँ ये पहले वो रिलीजिंग हार्मोन रिलीज कर देगा, तो हाइपोथैलेमस से वो हार्मोन रिलीज होके पिट्यूटरी के पास जाएगा, फिर पिट्यूटरी अपना मेन हार्मोन रिलीज करेगी. ऐसे बॉडी फंक्शन होगा. ओके, हाउएवर द हार्मोन प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस आर ऑफ टू टाइप्स. तो हम देखेंगे कौन से टू टाइप्स के हैं. द रिलीजिंग हार्मोन. ओके, फर्स्ट है द रिलीजिंग हार्मोन, खाली वो रिलीज होते हैं पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करने के लिए, पिट्यूटरी को मैसेज देने के लिए कि हाँ कि अभी आप काम करो. ओके, तो फर्स्ट है द रिलीजिंग हार्मोन. ओके, एंड द इनहिबिटिंग हार्मोन, ऐसे हार्मोन जो पिट्यूटरी को बोले कि बस अभी आप अपना काम यहाँ पे बंद कर दो, आगे कोई इसका आपका काम नहीं है. विच इनहिबिट सीक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन. ओके, कौन से टू टाइप्स के हुए, रिलीजिंग हार्मोन एंड द इनहिबिटिंग हार्मोन. क्लियर. For example, a hypothalamic hormone called gonadotrophin releasing hormone stimulates the pituitary synthesis and release of gonadotrophins. अभी हमने देखा गोनाड्स क्या हो रहा है, देखा हमने टेस्टिस और ओवरीज. ओके, मेल में टेस्टिस, फीमेल्स में
ओवरीज गोनाड्स होते हैं। ओके, हमको रिलीज करना है हार्मोन नेम गोनाडोट्रोफिन। क्लियर? वो होता किससे रिलीज है? पिट्यूटरी से। पर पहले क्या होगा यहाँ पे समझिए, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ओके, ये किसने? हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया। उसने क्या किया? स्टिमुलेट किया पिट्यूटरी को कि आप गोनाडोट्रोफिन रिलीज करिए। क्लियर? On the other hand, somatostatin from the hypothalamus inhibit the release of the growth hormone from the pituitary। अब पिट्यूटरी क्या दूसरा हार्मोन रिलीज करती है, हम देखेंगे डिटेल में पिट्यूटरी कौन से हार्मोन रिलीज करती है, जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। ओके, बट अब जब ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में एक्सेस होने लगा तो हाइपोथैलेमस को पता चल जाएगा अभी हमारे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होने लगा, तो वो क्या करेगा? सोमेटोस्टेटिन रिलीज करेगा। ये सोमेटोस्टेटिन जाएगा पिट्यूटरी के पास, फिर पिट्यूटरी क्या करेगी? ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करना बंद कर देगी। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इनहिबिटिंग हार्मोन। क्लियर? दिस हार्मोन ओरिजिनेटेड इन द hypothalamic neuron pass through axon and are released from their nerve ending। ओके, कहाँ से ये सिंथेसाइज कहाँ से होते हैं? तो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से, फिर वो एक्सॉन से पास होते हुए कहाँ से रिलीज होते हैं? नर्व एंडिंग्स के थ्रू। ओके, दिस हार्मोन रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू अ पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका डायग्राम भी है, हम अभी देखते हैं। तो ओके, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी तक कैसे पहुँचेंगे? तो थ्रू अ पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, एंड रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी। क्लियर? ये याद रखना है आपको। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी वो डायरेक्ट कंट्रोल में होती है हाइपोथैलेमस से। ओके, द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। आप बोलोगे अभी एंटीरियर पिट्यूटरी क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या है? अभी हम पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे इसके बाद, तो आपको ये सब क्लियर हो जाएगा कौन सा हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहा था। ओके, फिर आप फिर से एक बार हाइपोथैलेमस रीड करोगे ना तो आपको बहुत ईजी लगेगा। ओके, देखा अभी हमने कि ये हाइपोथैलेमस है, कहाँ से सिंथेसाइज हो रहे थे हार्मोन? ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से सिंथेसाइज हो रहे थे। ओके, ये एक्सॉन के थ्रू कहाँ पे पहुँच रहे हैं? पिट्यूटरी में। ओके, इसको ही हम क्या बोलते हैं? हम पोर्टल सर्कुलेशन। ओके, अब हम पढ़ेंगे द पिट्यूटरी ग्लैंड। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी कॉल्ड सेला तर्सिका। क्लियर है? वो हमने पहले भी ये बात कर ली है, फिर से हम एक बार। ओके, तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ लोकेटेड है? तो एक बोन के अंदर, उस बोन का नाम क्या है? बोनी कैविटी। कैविटी यानी क्या होता है? ऐसे खाली बोन जिसमें अंदर जगह है। ओके, उसको हम बोलेंगे सेला तर्सिका। किसके? वो बोनी कैविटी का नाम क्या है? सेला तर्सिका। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। ओके, एंड इज अटैच टू द हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक। ओके, एक स्टॉक के थ्रू हाइपोथैलेमस से अटैच्ड है। It is divided anatomically into adenohypophysis and a neurohypophysis। Okay, कौन डिवाइड है? पिट्यूटरी ग्लैंड। एनाटॉमिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एडिनोहाइपोफिसिस एंड न्यूरोहाइपोफिसिस। ओके, एडिनोहाइपोफिसिस consists of 2 portions, pars distalis and pars intermedia। The pars distalis region of pituitary called as एंटीरियर पिट्यूटरी। अब पता चला एंटीरियर पिट्यूटरी क्या है? जो पास डिस्टालिस पार्ट है उसको ही हम क्या बोल रहे हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी। तो वो ही तो मेन आपके हार्मोन प्रोड्यूस करेगी। कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करती है एंटीरियर पिट्यूटरी? चलो देखते हैं। ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओके, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ल्यूटिजाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सब कौन प्रोड्यूस कर रही है? तो एंटीरियर पिट्यूटरी। ओके, पार्स इंटरमीडिया। अभी हमने देखा 2 पार्ट्स थे। ओके, एडिनोहाइपोफिसिस का 2 पार्ट थे। ओके, पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया। तो हमने देखा डिस्टालिस को ही हम बोल रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। अब पार्स इंटरमीडिया क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ओनली 1 हार्मोन, सीक्रेट्स ओनली 1 हार्मोन कॉल्ड एज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, however in humans the pars intermedia is almost merged with pars distalis। ओके, ह्यूमंस में कैसा होता है? इनमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ऑलमोस्ट मर्ज हो जाता है। न्यूरोहाइपोफिसिस ऑल्सो नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर्स एंड रिलीज 2 हार्मोन। ये मेन है। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी कौन से 2 हार्मोन रिलीज कर रही है? तो फर्स्ट है ऑक्सीटोसिन, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन, एंड वासोप्रेसिन।
which are actually synthesized by the hypothalamus and are transport axonally to the neurohypophysis. क्लियर? स्टोर कर रही है, स्टोर कौन कर रही है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी. हमने देखा ये डायरेक्ट कनेक्शन है, डायरेक्ट पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो डायरेक्ट कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस ही डायरेक्ट. ओके, पोस्टीरियर पिट्यूटरी. पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों हार्मोन, हम पढ़ेंगे अभी. ओवर सिक्रेशन ऑफ जीएच. जीएच क्या था? ग्रोथ हार्मोन. स्टिमुलेट एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी लीडिंग टू जाइजेंटिज्म. अब क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो ऑफकोर्स बहुत सारी हमारी बॉडी ग्रो करेगी. ओके, उस कंडीशन को हम बोलते हैं जाइजेंटिज्म, जिसे हाथ पैर बहुत लंबे हो जाते हैं. ओके, एंड लो सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिजल्ट इन स्टंटेड ग्रोथ रिजल्टिंग इन पिट्यूटरी डार्फिज्म. डार्फिज्म यानी क्या? अभी लो सिक्रेट, अभी हमारे में ग्रोथ हार्मोन कम है तो हमारी ग्रोथ बराबर नहीं हो पाएगी. उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? डार्फिज्म, पिट्यूटरी डार्फिज्म. ओके, यानी छोटे छोटे बटके रह जाते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, वैसे. Excess secretion of growth hormone in adults, especially in the middle age, can result in severe discomfort. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी हम देखो ग्रोथ हार्मोन की बात कर रहे हैं, बट मिडल एज की बात कर रहे हैं. ओके, उसमें हम क्या बोलेंगे? ये स्पेशली फेस को अफेक्ट करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्रोमेगैली. क्लियर? विच में लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रीमेच्योर डेथ इफ अनचेक्ड. ओके, ये मिडल एज में हुआ किसी को तो हम क्या बोलेंगे? एक्रोमेगैली. याद रखना है. ओके, द डिसीज इज हार्ड टू डायग्नोस इन द अर्ली स्टेज एंड ऑफन गोज अनडिटेक्टेड फॉर मैनी ईयर्स. अब मिडल एज में ये होगा तो हमको इतना जल्दी नोटिस में नहीं आएगा और जल्दी डायग्नोस भी नहीं हो पाएगा. जिसको है उसको भी नहीं पता चलेगा कि मुझे मेरी बॉडी में कोई ऐसी अनकम्फर्ट है, ऐसा कुछ पता नहीं चलेगा. ओके, अनटिल चेंजेस इन द एक्सटर्नल फीचर्स बिकम नोटिसेबल. जब एक्सटर्नली ये डिसीज यानी बड़े फेस को यूजुअली अफेक्ट करेगी तो एक्सटर्नली देख पाएंगे, तब ये जाके डायग्नोज होगी. प्रोलैक्टिन रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ द मेमोरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन दैम. ओके, ये ग्रोथ हार्मोन की बात हो गई. अब हम बात कर रहे हैं प्रोलैक्टिन की. प्रोलैक्टिन क्या काम करता है? तो रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड यानी ब्रेस्ट की ग्रोथ कराता है और उसमें मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करेगा. ओके, TSH अभी थर्ड आया. TSH क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. सिंथेसाइज एंड सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड. इसका काम क्या है? स्टिमुलेट करता है. सिर्फ स्टिमुलेट क्या करेगा? सिंथेसाइज एंड सीक्रेशन ऑफ थायराइड. इसको क्या, इसका नाम ही क्या है? थायराइड स्टिमुलेटर हार्मोन. थायराइड ग्लैंड को जाके स्टिमुलेट करेगा कि अभी आप थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करो. क्लियर? नाम से ही पता चल रहा है. अब ACTH भी हमने देखा, एड्रीनोकॉर्टिक को. ये आपको याद रखने हैं, सबके फुल फॉर्म याद रखने हैं. ओके, स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन कॉल्ड एज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड फ्रॉम द एड्रीनल कॉर्टेक्स. एड्रीनल कॉर्टेक्स में हम डिटेल में देखेंगे, वो किडनीज के ऊपर होती है. ओके, उनमें से कौन से हार्मोन निकलते हैं? तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. ACTH क्या करेगा? उसको जाके स्टिमुलेट करेगा एड्रीनल कॉर्टेक्स को कि अभी आप अपने स्टेरॉयड हार्मोन प्रोड्यूस करो. LH एंड FSH स्टिमुलेट गोनाडल एक्टिविटी एंड हैंस कॉल्ड एज गोनाडोट्रोफिन्स. क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी हमने हाइपोथैलेमस में भी इसका एग्जांपल देखा था कि गोनाडोट्रोफिन कैसे रिलीज हो रहा है, कैसे स्टिमुलेट हो रही है पिट्यूटरी गोनाडोट्रोफिन हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए. क्लियर? इन मेल्स LH stimulate the synthesis and secretion of hormones called androgen from testis. क्लियर? मेल में LH क्या करवा रहा है? स्टिमुलेट करा रहा है सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन, यानी टेस्टिस में से एंड्रोजन का सिंथेसिस करवा रहा है. इन मेल्स FSH एंड एंड्रोजन रेगुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस. अगर अभी तक आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कैसे हो रहा है. हम देखेंगे वो भी डिटेल में. ओके, वो कौन हेल्प करेगा? तो FSH एंड एंड्रोजन्स. इन फीमेल LH इंड्यूस ओव्यूलेशन ऑफ फुल्ली मैच्योर फॉलिकल. ओव्यूलेशन यानी क्या होता है कि फॉलिकल में से
वो हम बाहर आ रहे हैं। हम देखेंगे ग्राफियन फॉलिकल्स, कॉर्पस ल्यूटियम, ये सब कुछ डिटेल में आने वाला है रिप्रोडक्टिव चैप्टर में। ओके, यहाँ पे हम बेसिक समझ रहे हैं ये हार्मोन क्या कर रहा है। तो LH क्या कर रहा है, ओव्यूलेशन ऑफ फुल्ली मैच्योर फॉलिकल्स, तो ओव्यूलेशन में हेल्प करता है एंड मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म फॉर द रेमिनेंट ऑफकोर्स ग्राफियन फॉलिकल में से जो उसकी कवरिंग बाहर की बचेगी उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। जो ओव्यूलेशन के बाद बचेगी उसको हम बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। हम डिटेल में देखेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ आ रहा हो तो। ओके, FSH स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल्स इन फीमेल्स। क्लियर। अब देखेंगे MSH एक्ट ऑन द मेलानोसाइट। मेलानोसाइट क्या होता है, मेलानिन कंटेनिंग सेल। साइट मतलब क्या होता है, सेल्स। तो आपको जहाँ साइट आवे तो आपको याद रखना है वो मतलब क्या है, सेल्स। ओके, मेलानोसाइट यानी ऐसे सेल्स जिसमें मेलानिन होता है एंड रेगुलेट पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, जिसमें जितना ज़्यादा मेलानिन वो उतना डार्क होता है। क्लियर। ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी एंड स्टिमुलेट देयर कॉन्ट्रैक्शन। तो ऑक्सीटोसिन का मेन काम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो वो क्या, कॉन्ट्रैक्शन कराता है, हर चीज़ का कॉन्ट्रैक्शन करता है। इन फीमेल्स इट स्टिमुलेट अ वाइक्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द टाइम ऑफ द चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड। मेन क्या हुआ, जब फीमेल लेबर में जाती है तो उसको कॉन्ट्रैक्शन होता है, ऑफकोर्स सबको पता है। तो वो कॉन्ट्रैक्शन कौन कराता है, तो आपको याद रखना है ऑक्सीटोसिन। ओके, अब मिल्क, अब ब्रेस्ट में मिल्क तो स्टोर हुआ, चलो बन तो गया, प्रोलैक्टिन ने बना दिया, सिंथेसिस करा लिया। अब वो मिल्क को ब्रेस्ट में से बाहर भी निकलना पड़ेगा, मिल्क इजेक्शन भी करना पड़ेगा। ओके, तो वो कौन कराएगा, ऑक्सीटोसिन। वहाँ पे क्या कराएगा, वो कॉन्ट्रैक्शन, ऑफकोर्स कॉन्ट्रैक्शन कराएगा तो मिल्क इजेक्शन होगा। क्लियर। वासोप्रेसिन एक्ट मेनली एट द किडनी एंड स्टिमुलेट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर। वासोप्रेसिन का काम क्या है, वो मेनली किडनी पे एक्ट करेगा और क्या करेगा, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बाय द डिस्टल ट्यूब्यूल्स। अभी आपने किडनी का तो पढ़ ही लिया होगा, किडनी का स्ट्रक्चर हमने देखा था, डिस्टल ट्यूब्यूल्स होते हैं उसमें। ओके, वहाँ पे क्या रीएब्जॉर्प्शन कराएगा, क्यों कराएगा, ऑफकोर्स बॉडी में आयनिक और वाटर बैलेंस के लिए। क्लियर। वाटर लॉस नहीं होने देगा ज़्यादा एंड thereby reduce the loss of water through the urine। यूरिन में पूरा तो नहीं जाना चाहिए, और इसको हम दूसरा नाम से क्या बोलते हैं, बिकॉज वो रिड्यूस करता है वाटर लॉस को, हम इसको क्या बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्लियर। An impairment affecting synthesis or release of ADS resulting in diminished ability of the kidney to conserve water leading to water loss and dehydration. This condition is known as diabetes in। अब देखो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ADH का रिलीज बराबर नहीं हो रहा तो क्या होगा, अभी किडनी के पास जो वाटर है वो इतना सारा रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा, तो हमारी बॉडी में से बहुत सारा वाटर लॉस हो गया यूरिन के थ्रू। ऐसी डिहाइड्रेशन, ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन हो जाएगा ऑफकोर्स हमारी बॉडी में, डायबिटीज इंसिपिडस। क्लियर। अब हम देखेंगे द पीनियल ग्लैंड। द पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। ओके, फर्स्ट हमने देखा था हाइपोथैलेमस, वो कहाँ, डायंसिफ्लॉन में था, सबको याद रहना चाहिए। ओके, बेस पे। ओके, और पीनियल ग्लैंड का है डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। क्लियर। पीनियल सीक्रेट अ हार्मोन कॉल्ड एज मेलाटोनिन। अब मेलाटोनिन क्या होता है, मेलाटोनिन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ 24 आवर रिदम ऑफ आवर बॉडी। जैसे हम एक हमारी नींद है कि हाँ 8 बजे रेगुलर उठते हैं, तो ऑफकोर्स हम रेगुलर ज़्यादातर 8 ही बजे आजू बाजू हमारी नींद खुली जाएगी। क्यों, बिकॉज ये हार्मोन की वजह से ये हमारी बॉडी की रिदम बनाए रखता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम्स, स्लीप वेक साइकिल, ऑफकोर्स कितने बजे उठोगे, बॉडी टेम्परेचर। इन एडिशन मेलाटोनिन ऑल्सो इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिज्म आपको पता होगा, फूड डाइजेस्ट करने। ओके, पिगमेंटेशन, हमारी स्किन का कलर, द मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज द डिफेंस कैपेबिलिटी। ये क्या है, उसके सेकेंडरी फंक्शन है। मेन फंक्शन क्या है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि 24 आवर की रिदम कौन मेंटेन करता है हमारी बॉडी में। ओके,
अब हम देखेंगे द थायरॉयड ग्लैंड. द थायरॉयड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 lobes विच आर लोकेटेड ऑन द आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया. चलो हम देख लेते हैं कहाँ पे लोकेटेड थायरॉयड ग्लैंड. सो देख सकते हैं ये ट्रैकिया है, ये वोकल कॉर्ड्स यानी लैरिंग्स वाला पार्ट है. ओके उसके आइदर साइड पे क्या लोकेटेड है, थायरॉयड ग्लैंड. क्लियर. द थायरॉयड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 lobes. उसके 2 lobes से एक इस बाजू था एक इस बाजू था. ओके located on either side of trachea. Both the lobes are interconnected with a thin flap of connective tissue called as isthmus. Okay, ये 2 lobes है, 1 और 2, ये दोनों किससे कनेक्टेड है, isthmus से. ओके क्या बोलेंगे उसको, isthmus. 2 lobes इससे कनेक्टेड है. The thyroid gland is composed of follicles and stromal tissues. Okay, thyroid gland में क्या क्या होता है, follicles और स्ट्रोमल टिश्यू. ईच थायरॉयड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल्स. समझने वाली बात है. फर्स्ट थायरॉयड ग्लैंड है. ओके वो किससे कंपोज्ड है, फॉलिकल से. ध्यान रखना ईच फॉलिकल, एक फॉलिकल में क्या क्या है, फॉलिक्यूलर सेल से बना हुआ है, वो फॉलिकुलर सेल से बना हुआ है. क्लियर, सबको पता चल रहा है. उस फॉलिकुलर सेल्स की कैविटी में क्या है, हार्मोन. क्लियर, ये पार्ट समझ आया सबको. थायरॉयड ग्लैंड है वो फॉलिकल्स से बनी हुई है, फॉलिकल्स फॉलिकुलर सेल्स से बने हुए, फॉलिकुलर सेल्स में है हार्मोन. क्लियर. दिस फॉलिकुलर सेल सिंथेसाइज 2 हार्मोन्स. फर्स्ट का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेट्राआइडोथायरोनिन. ओके फर्स्ट हार्मोन है थायरोक्सिन, उसको क्या और क्या बोलते हैं हम, थायरोक्सिन यानी T4. टेट्रा आ रहा है यानी T4. ओके एंड सेकंड हार्मोन है ट्राईआइडोथायरोनाइन, उसको हम बोलेंगे T3. क्लियर. आयोडाइन इज एसेंशियली फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ द हार्मोन सिंथेसाइज इन द थायरॉयड. ऑफकोर्स आयोडाइन क्या होता है, एसेंशियल होता है थायरॉयड हार्मोन के लिए. इसलिए हम बोलते पता है कि अभी आपको आयोडाइज ही सॉल्ट खाना चाहिए. अभी तो बैन भी लग चुके हैं कि आयोडाइज बगैर कोई सॉल्ट नहीं बनेगा. क्लियर. deficiency of iodine in our diet resulting in hypothyroidism. अगर हमने आयोडाइन नहीं लिया हमारे डाइट के थ्रू, डेफिशिएंसी हो गई तो क्या होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म. एंड एनलार्जमेंट ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड. और जब थायरॉयड ग्लैंड बड़ी हो जाती है तब उसको हम क्या बोलते हैं, गॉइटर. क्लियर. Hypothyroidism during pregnancy causes defective development and maturation of the growing baby leading to stunted growth. Okay, hypothyroidism जब pregnancy में हो तो क्या हो सकता है, growth defective growth हो सकती है, defective development हो सकता है, और maturation of growing baby leading to stunted growth. Okay, ये बहुत important है कि थायरॉयड प्रेगनेंसी के थ्रू हमको क्यों ध्यान रखना होता है, हम क्यों बार बार चेकअप कराते हैं मदर का. मेंटल रिटार्डेशन, और क्या क्या हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंट, एबनॉर्मल स्किन, डेफ म्यूटिज्म. ओके बात नहीं कर सकता, सुन नहीं सकता. ओके इन अडल्ट फीमेल और वुमेन हाइपोथायरॉयडिज्म में कॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इरेगुलर. अगर अडल्ट फीमेल या फीमेल को हुआ है हाइपोथायरॉयडिज्म तो क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाएगी. Due to cancer of the thyroid gland or due to development of nodules of thyroid glands, the rate of synthesis and secretion of thyroid hormone is increased to abnormal high levels leading to condition called as hyperthyroidism. अब कभी कभी थायराइड का कैंसर हो गया किसी को, या तो डेवलप मतलब नोड्यूल से ना बार बार रिपीटेड साइकिल्स में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे कैंसर डेवलप हो जाएगा. ओके द रेट ऑफ सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ, उसमें ऑफकोर्स वो ग्लैंड बड़ी हो गई तो उनके हार्मोन, सेल बड़े हो गए, सेल के अंदर ही हार्मोन तो सेल भी ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होने लगेगा तो हमारी बॉडी में एबनॉर्मल हाई लेवल्स हो जाएंगे. उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपरथायरॉयडिज्म. क्लियर. विच एडवर्सली अफेक्ट द बॉडी फिजियोलॉजी. ओके हाइपरथायरॉयडिज्म हमारी बॉडी को नॉर्मल फंक्शंस को काम नहीं करने देगी. Exophthalmic goiter is the form of hyperthyroidism characterized by enlargement of thyroid gland, protrusion of the eyeball. सबसे important क्वेश्चन ये एक्सोप्थेल्मिया. जब भी ये एक्सोप्थेल्मिक
कॉइटर हाई तो आपको फर्स्ट सिम्टम याद आना चाहिए प्रोट्रूशन ऑफ आईबॉल। ऐसी आइस हो जाएगी ना उसकी कि ऐसा लगेगा कि उसके आईबॉल्स गिर रहे हैं वहाँ से। ओके, इंक्रीज बेजल मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगा ऑफकोर्स तो वेट लॉस होगा, उसको हम बोलेंगे, ये कंडीशन को हम और क्या बोलेंगे, ग्रेव्स डिसीज। क्लियर? Thyroid hormones play an important role in the regulation of the basal metabolic rate. Thyroid gland important role play करती है किस पे, basal metabolic rate में. Okay, these hormones also support the process of blood cell formation. Okay, hormones और क्या function करते हैं, तो red blood cell formation में help करती है. Thyroid hormones controls the metabolism of carbohydrate, protein and fat also. Okay, ये इनके सेकेंडरी फंक्शन है, मेन फंक्शंस तो हमने देख लिए. मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द थायराइड हार्मोन. ओके, कुछ हद तक वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी थायराइड हार्मोन से इन्फ्लुएंस होते हैं. ओके, थायराइड ग्लैंड ऑल्सो सीक्रेट अ प्रोटीन कॉल्ड एज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, थायरोकैल्सिटोनिन. ओके, विच रेगुलेट द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड. ओके, कौन सा प्रोटीन हार्मोन है वो याद रखना है, उसका नाम है थायरोकैल्सिटोनिन. वो क्या करेगा, हमारी बॉडी में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करेगा. ओके, सो अब हम देखेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड. इन ह्यूमंस 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड आर प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड. अभी हमने थायरॉयड ग्लैंड की पोजीशन डिटेल में देखी, नेक पे होती है, ट्रैकिया के आइदर साइड पे होती है. ओके, उसमें 2 लोब्स होते हैं, वो भी देख लिए. 1 पेयर ईच इन द 2 लोब्स ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड. एक लोब पे एक पेयर, यानी एक लोब पे 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड. ओके, तो 2 लोब्स पे कितनी हुई, 4. क्लियर? द पैराथायरॉयड ग्लैंड सीक्रेट अ पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड एज पैराथायरॉयड हार्मोन. उसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, PTH. तो पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है, एक पेप्टाइड हार्मोन, उसको हम क्या बोलते हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन. The secretion of PTH is regulated by circulating levels of the calcium ion. अब पैराथायरॉयड ग्लैंड कितना ये हार्मोन प्रोड्यूस करेगी, वो किस पे डिपेंड होगा, तो हमारी बॉडी में सर्कुलेटिंग लेवल कैल्शियम आयंस का कितना है. ओके, ज़्यादा होगा तो कितना प्रोड्यूस करेगी, कम होगा तो कितना प्रोड्यूस करेगी. अब पहले हम क्या फंक्शन समझेंगे कि पैराथायरॉयड हार्मोन का फंक्शन क्या है, तो आपको समझ आएगा कि कैसे कैल्शियम और PTH एक दूसरे से रिलेटेड है. ओके, पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड. जब PTH बढ़ता है यानी पैराथायरॉयड हार्मोन बढ़ता है, तब हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ जाते हैं. क्लियर? PTH एक्ट्स ऑन बोन एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन. यानी अब PTH का फंक्शन क्या है, वो क्या बोन्स पे एक्ट करेगी, बोन्स पे एक्ट करके वहाँ पे क्या कराएगी, डिसोल्यूशन कराएगी. ओके, डीमिनरलाइजेशन कराएगी. ओके, PTH ऑल्सो स्टिमुलेट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय द रीनल ट्यूब्यूल एंड इंक्रीज कैल्शियम आयन एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टिव फूड. अब PTH ज़्यादा होगा तो क्या करेगी वो, ऑफकोर्स फंक्शन क्या है PTH का, कि हम जो खाते हैं उसमें से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाना. ओके, वो कौन कराएगा, तो PTH. इट इज़ थस क्लियर दैट PTH इज़ अ हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन. इट इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल. ऑल्सो अलॉन्ग विद TCT इट प्लेज इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल इन कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी. ऑफकोर्स इसलिए हमने क्या बोला, अब आपको समझ आएगा कैसे PTH और कैल्शियम रिलेटेड है. ओके, और अलॉन्ग विथ TCT, अभी हमने TCT डिटेल में पढ़ा था, वो क्या था, वो प्रोटीन हार्मोन था, उसको हम क्या बोल रहे थे, थायरोकैल्सिटोनिन. क्लियर? वो भी देखा था हमने, वो क्या रेगुलेट करता है, तो ब्लड कैल्शियम लेवल्स. ओके, अब हम देखेंगे थाइमस ग्लैंड. सो थाइमस, द थाइमस ग्लैंड इज अ लोब्यूलर structure located between the lungs behind the sternum on the ventral side of aorta. अब थाइमस ग्लैंड लोकेटेड कहाँ पे, तो 2 लंग्स के बीच में, बिटवीन द लंग्स. ओके, बिहाइंड द स्टर्नम. स्टर्नम क्या होता है, जिससे रिब्स फ्रंट साइड से अटैच होती है, सबको पता है. ओके, ये समझिए स्टर्नम है, उससे ऐसे रिब्स अटैच होती है, सबको पता है. ओके, तो इसके पीछे क्या लोकेटेड होती है, थाइमस ग्लैंड.
द थाइमस प्ले ए मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम। अब थाइमस का मेन रोल क्या है? मेजर रोल है डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यूनिटी बनाने का सबसे बड़ा काम किसका है? तो थाइमस ग्लैंड का। दिस ग्लैंड सीक्रेट द पेप्टाइड हार्मोन। अब आपको याद रखना है, वहाँ पे भी पेप्टाइड हार्मोन था, कहाँ पे? पैराथायरॉयड ग्लैंड में, यहाँ पे भी पेप्टाइड हार्मोन है। ओके, उसको हम क्या बोलेंगे? थाइमोसिन्स। अब थाइमोसिन्स कहाँ से रिलीज होते हैं? आपको याद है, थाइमस ग्लैंड से। ओके, थाइमोसिन्स प्ले अ मेजर रोल इन द डिफ्रेंसिएशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट। अब टी लिम्फोसाइट क्या होता है? अगर आपने ब्लड चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि ये एक WBC है, क्लियर, विच प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब आपने अगर ब्लड पढ़ा होगा तो आपको क्लियर हो गया लिम्फोसाइट क्या है। तो वो दो टाइप के थे, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। याद आया? तो मेजर थाइमोसिन का काम क्या है? इनका डिफ्रेंसिएशन कराती है। किसका? टी लिम्फोसाइट का। वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं हमारी इम्यूनिटी में। ओके, वो हमारी सेल्स में सेल मीडिएट इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। अभी हम डिफरेंस भी देखेंगे कि ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होती है और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है। ओके, in addition, thymosin also promote production of the antibodies to provide humoral immunity. ओके, ये दो टाइप की इम्यूनिटी होती है, वो सबको याद रखनी है। हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी। ओके, थाइमस इज डीजनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल्स। अब आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो हमको बचपन में प्रेजेंट होती है बट ओल्ड एज में वो डीजनरेट हो जाती है? तो आपको याद करना है थाइमस। ओके, थाइमस कैसा होता है? छोटी एज में प्रेजेंट होगी, जैसे ही हम बड़े हो जाएंगे वो डीजनरेट हो जाएगी, छोटी 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 होकर पूरी डीजनरेट हो जाएगी। क्लियर? रिजल्टिंग इन डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन। ओके, तो फिर क्या? अब ग्लैंड ही चली गई, डीजनरेट हो गई, तो थाइमोसिन कौन प्रोड्यूस करेगा? तो वहाँ पे प्रोडक्शन कम हो जाता है। एज अ रिजल्ट द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ ओल्ड पर्सन बिकम वीक। अब आपको पता है कि ऑफकोर्स बड़े लोगों में जो ओल्ड लोग होते हैं उनमें कैसे उनका इम्यूनिटी बहुत कम होता है, वो हर चीज़ पर जल्दी जल्दी रिएक्ट करके उनको बीमारियाँ जल्दी लग जाती है। अभी कोरोना का एग्जाम्पल ले लो, हम क्या बोल रहे थे? एकदम छोटे बच्चे हैं और या तो एकदम ओल्ड है, उनको जल्दी असर कर रहा है। क्यों? बिकॉज उनकी इम्यूनिटी लो है। ओके, छोटा में क्यों? अभी तक उनमें थाइमस प्रॉपर डेवलप नहीं हुई। जैसे ही डेवलप हो जाती है उनके पास अच्छी इम्यूनिटी आ जाती है। ओके, तो अब हम देखेंगे डिटेल में एड्रीनल ग्लैंड। और बॉडी हैज़ वन पेयर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड, यानी 2 एड्रीनल ग्लैंड है हमारे पास, वन एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी। ओके, हम डायग्राम में देख लेते हैं, सबको किडनी दिख रही है। क्लियर? सबको किडनी दिख रही है, उसके ऊपर क्या है? एड्रीनल ग्लैंड आगे की तरफ दिख रही है सिर्फ, तो हमने क्या बोला? एंटीरियर पार्ट। एंटीरियर का मतलब क्या होता है? आगे की तरफ, फ्रंट साइड। पोस्टीरियर का मतलब क्या होता है? बिहाइंड। ओके, पीछे की साइड। और यही हमने आपको एनलार्ज करके दिखाई हुई है। द ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू। द सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू इज कॉल्ड एज एड्रीनल मेड्यूला। अब सेंट्रली लोकेटेड जो बीच में है उसको हमने क्या नाम दिया? एड्रीनल मेड्यूला। ओके, एंड द आउटसाइड दिस लाइज द एड्रीनल कॉर्टेक्स। जो बाहर येलो वाला पार्ट दिख रहा है, आउटसाइड वाला पार्ट, उसको हमने क्या बोला? एड्रीनल कॉर्टेक्स। क्लियर सबको? अंडर प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स बाय द एड्रीनल कॉर्टेक्स अल्टर्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अगर एड्रीनल कॉर्टेक्स अपने हार्मोन कम प्रोड्यूस कर रही है, ओके, वो क्या करेगा? अल्टर्स द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक से कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, उस वजह से क्या हो जाएगा? हमारी बॉडी में वीकनेस आ जाएगी, फैटिक फील होगा। ओके, ये आगे जाके क्या हो जाती है? एडिशन डिसीज। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स की वजह से कौन सी डिसीज होती है? तो आपको याद रखना है एडिशन डिसीज। क्लियर? अब हम आते हैं एड्रीनल मेड्यूला पे। द एड्रीनल मेड्यूला सीक्रेट 2 हार्मोन्स कॉल्ड एज एड्रीनालिन और एपिनेफ्रिन एंड नॉन एड्रीनालिन कॉल्ड एज नॉरएपिनेफ्रिन। क्लियर? 2 हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। दिस आर कॉमनली कॉल्ड एज कैटेकोलामाइंस। ओके, कैटेकोलामाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एड्रीनल मेड्यूला के जो हार्मोन्स निकलते हैं उसको हम दूसरा क्या बोलते हैं। ओके,
Adrenaline and noradrenaline are rapidly secreted in response to stress of any kind and during emergency situation and called as emergency hormone or hormones of fight or flight। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब एड्रेनालिन और नॉन जो दो हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं वो जल्दी सीक्रेट कब होंगे, ये जल्दी कब होंगे हमारी बॉडी में सीक्रेट, तब जब कोई स्ट्रेस की सिचुएशन होगी, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा। ओके, कोई भी टाइप का स्ट्रेस हो सकता है, एक स्ट्रेस नहीं होता, हमारी बॉडी को बहुत स्ट्रेस हो सकता है, फिजिकल स्ट्रेस होता है, इमोशनल स्ट्रेस भी हो सकता है, बहुत स्ट्रेस होगा, तब हमारी बॉडी जल्दी रैपिडली ये सीक्रेट करेगी या तो एमरजेंसी सिचुएशंस में से प्रोड्यूस करेगी। ओके, इसलिए हम इसको और क्या बोलते हैं, एमरजेंसी हार्मोन्स। और हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट, जैसे फाइट में ऑफकोर्स स्ट्रेस बढ़ जाता है, ओके, फ्लाइट यानी हम भागते कहीं तो ऑफकोर्स स्ट्रेस बढ़ जाता है हमारी बॉडी में। ओके, दिस हार्मोन इंक्रीज अलर्टनेस। अब ये हार्मोन क्या करते हैं, जब बढ़ जाते हैं तो क्या करेंगे, चलो सीक्रेट तो हो गए स्ट्रेस में, हमारी बॉडी में कराएंगे क्या, ओके, तो इंक्रीज अलर्टनेस, पिपिलरी डायलेशन, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि पिपिलरी डायलेशन कौन सा हार्मोन करवाते हैं। ओके, पिलो इरेक्शन यानी रेजिंग ऑफ हेयर्स और स्वेटिंग। अब आप देखोगे कि जब फाइट चल रही होगी, एक दूसरे को समझो मारा पिटी कर रहे तो उनको स्वेट जल्दी आता है। ओके, बोथ हार्मोन इंक्रीज द हार्ट बीट। ऑफकोर्स अभी भागो, आप देखो फ्लाइट के स्ट्रेस में भागो तो आपको कैसा, ऑफकोर्स हार्ट बीट बढ़ जाएगी आपकी। द स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन, क्या करेगा, स्ट्रेंथ बढ़ा देगा, कॉन्ट्रैक्शन में यानी जोर से कॉन्ट्रैक्शन होगा हार्ट में, और रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ा देगा। क्लियर। कैटेकोलामाइन्स ऑल्सो स्टिमुलेट द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। और क्या करवा रहा है, तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन कहाँ प्रेजेंट होता है, तो लिवर में, वहाँ से क्या करेगा, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करा देगा, तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके, इन एडिशन दे ऑल्सो स्टिमुलेट द ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ओके, और क्या कराएगा, लिपिड्स और प्रोटीन्स का भी ब्रेक डाउन करवाएगा। अब वापस आते हैं कॉर्टेक्स पे। तो कॉर्टेक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स, तो 3 लेयर्स में डिवाइड है, कॉल्ड जोना। अभी फर्स्ट लेयर है जोना रेटिकुलरिस, यानी सबसे इनर लेयर की बात हो रही है। ओके, क्या है वो, जोना रेटिकुलरिस। सेकंड है जोना फेसिकुलेटा, मिडल लेयर। क्लियर, उसको हम क्या बोल रहे हैं, जोना फेसिकुलेटा। एंड जोना ग्लोमेरुला। 3 लेयर रही, कौन सी, जोना रेटिकुलरिस, सेकंड क्या है, जोना फेसिकुलेटा, थर्ड क्या है, जोना ग्लोमेरुलोसा। ओके, 3 लेयर याद रखनी है आपको। The adrenal cortex secrete many hormones commonly called as corticoids। अब कॉर्टेक्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं हॉर्मोन्स, उसको हमने क्या नाम दिया, कॉर्टिकॉइड्स। क्लियर, मेडुला का तो हमने डिटेल में देख लिया, यहाँ पे कॉर्टेक्स की बात हो रही है। ओके, द कॉर्टिकॉइड्स विच आर इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अब हमने देखा था, अभी एडिसन डिसीज में हमने देखा था, वहाँ पे क्या अल्टर हो रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो जो कॉर्टिकॉइड्स यानी जो हार्मोन कॉर्टेक्स से निकल रहा है, जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। द कॉर्टिकॉइड विच आर इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आर कॉल्ड एज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। क्लियर। इन अवर बॉडी कॉर्टिसोल इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में से भी मेन कौन सा है, तो कॉर्टिसोल। क्लियर। Corticoids which regulate the balance of water and electrolyte in our body are called as mineralocorticoids। ओके, फर्स्ट हमने देखा जो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, मेनली ग्लूकोज, तो आपको वहाँ से नाम याद रखना है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। क्लियर। जो वाटर बैलेंस कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कर रहा है, उसका सिंपल क्या है, वो सब मिनरल्स है। ओके, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। क्लियर। अल्डोस्टेरॉन इज द मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड इन आवर बॉडी। अगर आपको याद हो तो हमने रीनल वाले यानी किडनी वाले चैप्टर में रास मैकेनिज्म पढ़ा था, याद आया, रेनिन वाला पूरा, तो उसमें हमने डिटेल में पढ़ा था कि ये अल्डोस्टेरॉन क्या करता है हमारी बॉडी में। अगर आपने वो वाला चैप्टर नहीं देखा तो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, उसमें से बहुत MCQ बन सकते हैं। ओके,
अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करेगा? ग्लूकोज को बढ़ाएगा, लाइपोलाइसिस कराएगा, लाइसिस यानी क्या? ब्रेक डाउन, लिपिड का ब्रेक डाउन, प्रोटियोलाइसिस यानी क्या? प्रोटीन का ब्रेक डाउन। क्लियर? जिनेसिस जहाँ पे भी वर्ड है यानी फॉर्मेशन, बन रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस है ऑफकोर्स, तो वहाँ पे क्या हो रहा है? बन रहा है। एंड इनिबिट सेल्यूलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द अमाइनो एसिड्स। क्या कराएगा? सेल्यूलर अपटेक बंद कर देगा, इनिबिट कराएगा, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड। Cortisol is also involved in maintaining the cardiovascular system as well as the kidney function. Okay, cortisol और किस में involved है? तो maintaining CVS यानी cardiovascular system as well as the kidney functions, इसमें भी क्या कौन हेल्प करता है? cortisol. Glucocorticoid particularly cortisol produce anti-inflammatory reactions and suppress the immune रिस्पॉन्स। इसलिए अब अगर आप हायर क्लासेस में जा रहे हो, अगर आपको मेडिकल में एडमिशन मिल रहा है, तो आप देखोगे हम यानी स्टेरॉइड्स में हम क्या देते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देते हैं। यानी उसमें क्या होता है? वो उनका मेन फंक्शन क्या है? एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, यानी वो इन्फ्लामेशन कम कर देते, यानी बॉडी में सूजन कम कर देते, ओके, स्वेलिंग कम कर देते, और सप्रेस द इम्यून सिस्टम। किसका? किसी का क्या होता है कि इम्यून इतना ज़्यादा रिएक्ट कर लेता है ना, जहाँ पे एक बैक्टीरिया हमारी बॉडी में से नॉर्मली बाहर निकल जा सकता है, उसके अगेंस्ट इतना सा रिएक्ट कर देंगे ना, तो हमारी बॉडी में ही इतने सारी रिएक्शन आने लग जाते हैं, तब हम ये मेडिसिन देते हैं। ओके, कॉर्टिसोल स्टिमुलेट द आरबीसी प्रोडक्शन। देख रहे हो अभी कॉर्टिसोल के सारे फंक्शन फिनिश हो गए। ओके, अल्डोस्टेरॉन पे आते हैं। अल्डोस्टेरॉन एक्ट मेनली एट द रीनल ट्यूब्यूल्स एंड स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर। ओके, देखो हमने अल्डोस्टेरॉन तो डिटेल में पढ़ा था रीनल में, फिर से याद करते हैं। तो अल्डोस्टेरॉन का मेन फंक्शन क्या होता है? रीनल ट्यूब्यूल सबको याद होगी, ट्यूबुलर सिस्टम। ओके, वहाँ ट्यूब्यूल पे क्या करेगा? रीएब्सॉर्प्शन करवाएगा, किसका? सोडियम और वाटर का। और एक्सक्रीशन किसका करवाएगा? पोटेशियम आयन, ओके, और फॉस्फेट आयन का। क्लियर? ये क्यों करवा रहा है? बिकॉज हमारे बॉडी में आयोनिक बैलेंस करने के लिए। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट काम किसका है? एल्डोस्टेरॉन का। किसमें? आयोनिक बैलेंस में। ओके, बॉडी फ्लूइड मेंटेन करता है यानी, ठीक है। Thus, aldosterone help in the maintenance of electrolytes. Of course, देख लिया हमने, इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करा रहा है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम मेंटेन करा रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करा रहा है, और ब्लड प्रेशर भी मेंटेन करा रहा है। कौन करा रहा है ये सब? एल्डोस्टेरॉन। कैसे करवा रहा है हमने वो भी देखा, कैसे रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे करवा रहा है, यहाँ पे एक्सक्रीशन करवा रहा है। Small amount of androgenic steroids are also secreted by the adrenal cortex. Okay, अब थोड़े अमाउंट में और क्या प्रोड्यूस हो रहा है एड्रिनल कॉर्टेक्स से? तो एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स। उसमें क्या होगा? विच प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर। ऑफकोर्स अंडर पिट पे हमको, अंडर आर्म पे हमको हेयर आते हैं, उसमें हेल्प करेगा, यानी उसको एक्जिला, उस पार्ट को हम बोलते हैं एक्जिला। ओके, प्यूबिक हेयर प्रोड्यूस करवाएगा एंड फेशियल हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो आप सोच सकते हो आप कितना सारा वर्क कराएगा प्यूबर्टी के टाइम पे, कितना ये इम्पोर्टेंट हार्मोन्स होंगे। ओके, अब हम आते हैं इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, पेंक्रियास। ओके, पेंक्रियास इज कॉम्पोजिट ग्लैंड विच एक्ट एज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। अब पेंक्रियास कैसी ग्लैंड है? दोनों तरीके से काम कर सकती है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। अब आप बोलोगे एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन का डिफरेंस क्या है? तो पहले हम डिफरेंस समझते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी जो जूस प्रोड्यूस करती है, जूसेस यानी आपने अगर डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा वहाँ पे गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होती है। ओके, पता होगा सबको। और एंडोक्राइन यानी क्या? जिसमें से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। ओके, बट पेंक्रियास ऐसी ग्लैंड है जिसमें से दोनों प्रोड्यूस हो सकते हैं, यानी पेंक्रियाटिक जूस भी प्रोड्यूस होता है, तो उसको हमने क्या बोला? एक्सोक्राइन है। ऑफकोर्स जूस प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर? और एक्सोक्राइन पार्ट का इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है? ग्लैंड का इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि वहाँ पे डक्ट्स प्रेजेंट होती है, बट एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट्स नहीं होती, डक्टलेस होती है। क्लियर? एंडोक्राइन और पेंक्रियास में से क्या प्रोड्यूस होता है? मेन सबको याद पता होगा, इंसुलिन। क्लियर? हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में।
द एंडोक्राइन पेंक्रियास कंसिस्ट ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस। क्लियर? यानी एंडोक्राइन वाले पार्ट में क्या है? आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस। देयर आर अबाउट 1 to 2 million islets of Langerhans in a normal human pancreas, represent only 1 to 2% of the pancreatic tissue. ओके, कौन से सेल्स होते हैं आपको याद रखने हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस। ओके, वो पूरे पेंक्रियास को मिला के देखेंगे तो वो सिर्फ 1 या 2% पार्ट में ही प्रेजेंट है, तो भी कितने हैं? 1 to 2 millions. क्लियर? The two main types of cells in the islet of Langerhans are called as alpha cells and the beta cells. Okay, islet of Langerhans यानी टिश्यू है, ठीक है, उसमें कौन से 2 टाइप्स के सेल्स है? तो अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। द अल्फा सेल्स सीक्रेट अ हार्मोन कॉल्ड एज ग्लूकागॉन। बहुत इंपॉर्टेंट, अल्फा सेल्स क्या प्रोड्यूस करेगा, क्या सीक्रेट करेगा, कौन सा हार्मोन? ग्लूकागॉन। वाइल बीटा सेल सीक्रेट इंसुलिन। बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा सेल्स कौन सा प्रोड्यूस करता है हार्मोन। ओके, ग्लूकागॉन इज अ पेप्टाइड हार्मोन एंड प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनिंग द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। ओके, तो ग्लूकागॉन क्या करता है? तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। ग्लूकागॉन एक्ट मेनली ऑन द लिवर सेल्स। ओके, कहाँ एक्ट करेगा? लिवर सेल्स। लिवर सेल को हम और क्या बोलते हैं? हेपेटोसाइट। ओके, एंड स्टिमुलेट ग्लाइको, अब आपको ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब आपको समझना है इसका मतलब क्या हुआ। लाइसिस आया मतलब क्या हुआ? ऑफ कोर्स ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन हो रहा है, तो क्या प्रोड्यूस होगा? उसका ब्रेक डाउन होगा तो ग्लूकोज, तो रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज ब्लड शुगर। तो ग्लूकागॉन क्या कराएगा? लिवर पे एक्ट करके ग्लाइकोजिनोलाइसिस कराएगा, यानी ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन कराएगा। वो क्या कर देगा? ग्लूकोज को बढ़ा देगा। ऑफकोर्स ग्लाइकोजन ब्रेक होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? ग्लूकोज। तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज यानी ब्लड शुगर बढ़ा देगा। तो ग्लूकागॉन का ओवरऑल फंक्शन क्या है, क्या काम है? ग्लूकागॉन क्या करता है? ग्लूकोज को हमारी बॉडी में बढ़ा देता है। क्लियर? इन एडिशन दिस हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ऑफकोर्स हमने देखा ये लाइसिस यहाँ कर रहा है, तो ठीक है, विच ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया मतलब क्या, वो समझो, ठीक है, हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है। ओके, ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा है, उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपरग्लाइसेमिया। ग्लूकागॉन रिड्यूस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, thus ग्लूकागॉन इज हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। पूछ सकते हैं, तो ग्लूकागॉन क्या है? हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, यानी हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करता है। इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन विच प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द ग्लूकोज होम्योस्टेसिस। अब ये भी क्या है? पेप्टाइड हार्मोन है। ओके, ये क्या करता है? ये भी रेगुलेशन कराता है। अब हम देखेंगे ये कैसे एक्ट करेगा। ओके, इंसुलिन एक्ट मेनली ऑन हेपेटोसाइट। ऑफकोर्स देख लिया हमने हेपेटोसाइट क्या होता है, यानी लिवर सेल्स, एंड एडिपोसाइट। एडिपोसाइट क्या होता है? सेल्स ऑफ एडिपोस टिश्यू। ओके, एडिपोस यानी यूजुअली फैट टाइप के टिश्यूज में प्रेजेंट होगा। ओके, एंड एनहेंस द सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। ओके, ये क्या करवाएगा? ग्लूकोज का अपटेक और यूटिलाइजेशन, जल्दी जल्दी ग्लूकोज के एनर्जी में कन्वर्ट करके देगा। ठीक है, एज अ रिजल्ट देयर इज रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू हेपेटोसाइट एंड द एडिपोसाइट रिजल्टिंग इन डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। तो ये कैसे उल्टा काम कर रहा है ग्लूकागॉन से। क्लियर? इसने क्या किया? वो क्या कर रहा था? ग्लूकोज का अपटेक कम कर रहा था। इसने क्या किया? अपटेक बढ़ा दिया, यानी उसको यूटिलाइज करना बढ़ा दिया। अभी ग्लूकोज हमारी बॉडी में है और उस पर वो यूटिलाइज हो गया। ठीक है, यूटिलाइज हो गया तो ब्लड में तो कम हो जाएगा, उसने अपना काम कर दिया, यूटिलाइज हो गया। ठीक है, तो उसको, उस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपोग्लाइसेमिया। ओके, इंसुलिन ऑल्सो स्टिमुलेट कन्वर्जेशन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। अब वो क्या करेगा? अभी ग्लूकोज हमारी बॉडी में ज़्यादा है तो इंसुलिन रिलीज होकर क्या करेगा? ग्लूकोज को लेके जाएगा ग्लाइकोजन के पास, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में। ठीक है, ग्लाइकोजन कहाँ जाएगा? लिवर में। ओके, लिवर में स्टोर होकर रह जाएगा, जब हम फास्टिंग करेंगे तब निकलेगा। ठीक है,
The glucose homeostasis is in blood is thus maintained jointly by two इंसुलिन एंड ग्लूकागोन. ये दोनों ऑपोजिट वर्क करते हैं. इन दोनों हार्मोन की वजह से हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहते हैं. ओके. प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसेमिया लीड्स टू कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर कॉल्ड एज डायबिटीज मेलाइटस. सबने देखा है, सबको पता है, आज के नॉर्मल डे टू डे लाइफ में ये बहुत कॉमन डिसऑर्डर हो गया है. ओके. तो हाइपरग्लाइसेमिया यानी इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, उसको हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज मेलाइटस. एक डिसऑर्डर है विच इज़ एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन. यूरिन में से भी हम हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा तो ऑफकोर्स यूरिन में भी पास होगा ग्लूकोज. एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड नोन एज कीटोन बॉडी. क्लियर. किसी किसी पेशेंट में क्या होगा? हार्मफुल कंपाउंड्स भी प्रोड्यूस होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? कीटोन बॉडीज. डायबिटिक पेशेंट आर सक्सेसफुली ट्रीटेड विद द इंसुलिन थेरापी. ऑफकोर्स अभी इंसुलिन कम है, इस वजह से ग्लूकोज का अपटेक और यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है. तो हम ये डिसऑर्डर को कैसे ट्रीट कर सकते हैं? तो इंसुलिन थेरापी, बाहर से इंसुलिन दे के. क्लियर. सो अब हम देखेंगे टेस्टिस. अ पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट इन द स्क्रॉटल सैक आउटसाइड एब्डोमेन. ऑफकोर्स आपको अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा. स्क्रॉटल सैक क्या होता है? नहीं पता तो मैं आपको एक बार डिटेल में बता देती हूँ. ओके. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में स्क्रॉटल पैक होता है. ओके. आउटसाइड द एब्डोमेन सबने देखा, उसके अंदर होती है अ पेयर ऑफ टेस्टिस. क्लियर. Testes perform dual function as a primary sex organ as well as the endocrine gland. तो टेस्टिस की ड्यूअल फंक्शन है. तो फर्स्ट फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन क्या है उसका? एज ए सेक्स ऑर्गन वर्क करता है वो. ओके. सेकंड, जो दूसरा फंक्शन क्या है? तो एंडोक्राइन ग्लैंड, एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड काम करता है. टेस्टिस इज कंपोज्ड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड स्ट्रोमल. ओके. अब टेस्टिस किससे किससे कंपोज्ड है? तो उसमें क्या है? सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स है एंड स्ट्रोमल टिश्यू है. ओके. स्ट्रोमल टिश्यू को और हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल टिश्यू. ओके. द लेडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल विच आर प्रेजेंट इन द इंटरट्यूब्यूलर स्पेसिस प्रोड्यूस अ ग्रुप ऑफ हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन. मेनली कौन सा? टेस्टोस्टेरॉन. ओके. तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि लेडिक सेल कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं? तो आपको याद होना चाहिए एंड्रोजन प्रोड्यूस करता है, मेनली कौन सा? टेस्टोस्टेरॉन. क्लियर. एंड्रोजन रेगुलेट द डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड फंक्शंस ऑफ द मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन. तो मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स में क्या क्या आता है? एपिडिडिमाइमिस, वास डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा. आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा होगा तो आपको ये डिटेल में बताया होगा कि एपिडिडामिस क्या है, वास डेफरेंस क्या है, सेमिनल वेसिकल क्या है. ओके. तो ये इसको हम और क्या बोलते हैं? मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स. ओके. तो उसका मेन फंक्शन क्या है? एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन का मेन फंक्शन क्या है? तो इनका डेवलपमेंट, मैच्योरेशन. ओके. दिस हार्मोन्स स्टिमुलेट मस्कुलर ग्रोथ. ओके. कैसे बॉयज़ में मस्कुलर ग्रोथ होती है जो फीमेल में एक लिमिट तक होती है. ओके. ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर. एक्सिलरी पता हो अभी आपको क्या है? यानी अंडर आर्म. ओके. और जैसे मेल को कैसे फेशियल हेयर्स आते हैं. अग्रेसिवनेस, लो पिच ऑफ वॉइस. ऑफकोर्स प्यूबर्टी के बाद मेल्स में कैसे हो जाता है? वो थोड़े अग्रेसिव नेचर के होते हैं, लो पिच होती है उनकी वॉइस. ये सब कौन करवा रहा है? तो एंड्रोजन, मेनली टेस्टोस्टेरॉन. ओके. एंड्रोजन प्ले अ मेजर स्टिमुलेटरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजुआ. ओके. क्लियर. मेन एंड्रोजन क्या इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं रोल? ओके. स्टिमुलेट करते हैं. ओके. स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं. एंड्रोजन एक्ट ऑन द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम यानी CNS पे एक्ट करेंगे, इन्फ्लुएंस द मेल सेक्सुअल बिहेवियर. क्लियर. दिस हार्मोन्स प्रोड्यूस एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म यानी सिंथेटिक, यानी क्या करेगा ये हार्मोन? क्या करेगा? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस बढ़ाएगा. एनाबॉलिक. कैटाबॉलिज्म यानी क्या होता है? ब्रेक डाउन. क्लियर. टेस्टिस सबको क्लियर. अब आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे. वो क्या है? ओवरी. ओके. फीमेल हैव अ पेयर ऑफ ओवरीज लोकेटेड इन द एब्डोमेन. ओके. एब्डोमेन में लोअर साइड पे लोकेट होती है, दोनों साइड पे एक एक होगी. ओके.
ओवरी इज द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, सबको पता है ये प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, विच प्रोड्यूस ओवम। ओके, ये ओवरी है, उसमें से क्या प्रोड्यूस होता है, ओवम। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, सबको पता है कि जब हर मंथ वुमन में एक ओवम प्रोड्यूस होता है। ओके, इन एडिशन ओवरीज ऑल्सो प्रोड्यूस 2 ग्रुप्स ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन्स। ओके, कौन से 2 ग्रुप्स ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन, उसका नाम क्या है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। मेल में कौन सा था, टेस्टोस्टेरॉन। फीमेल में कौन सा है स्टीरॉयड हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यूज। ओके, ओवरी किससे बनी हुई है, ओवेरियन फॉलिकल से और स्ट्रोमल टिश्यूज से। क्लियर। द ईस्ट्रोजन इज सिंथेसाइज्ड एंड सीक्रेट मेनली बाय द ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स। ओके, जो ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं उसमें क्या यूजुअली सिंथेसाइज होता है, ईस्ट्रोजन। आफ्टर ओव्यूलेशन, एंड ओव्यूलेशन यानी ओवरी से ओवम रिलीज हो गया। आफ्टर ओव्यूलेशन द रप्चर्ड फॉलिकल इज कन्वर्टेड टू स्ट्रक्चर कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम। अब मैं आपको समझाती हूँ। जैसे ये होता है एक पूरा फॉलिकल, इसके अंदर होता है ओवम। ओके, ये फॉलिकल के अंदर से जब ओवम रिलीज हो गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम। उसमें से क्या प्रोड्यूस होता है, प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से प्रोड्यूस होगा, ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस वाइड रेंजिंग एक्शन सच एज स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एक्टिविटीज and activities of female secondary sex organs, development of growing ovarian follicles, okay, appearance of female secondary sex character। अब secondary sex character क्या होता है, okay, जैसे मेमोरी, जैसे ब्रेस्ट डेवलप होती है ऑफ कोर्स, और हाई पिच वॉइस, मेल में कैसी होती है, लो पिच वॉइस। ये सब कौन करवा रहा है, ओके, ये स्टेरॉयड हार्मोन यानी ईस्ट्रोजन। Estrogen also regulate female sexual behavior. Okay. प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट प्रेगनेंसी। अब प्रोजेस्टेरॉन का क्या नाम, क्या आपको याद कैसे रखना है, पीपी। ओके, प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। प्रोजेस्टेरॉन ऑल्सो एक्ट ऑन द मेमोरी ग्लैंड्स एंड स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई, यानी मेमोरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा तो वहाँ पे एल्वियोल होती है। एल्वियोलाई क्या होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पे मिल्क स्टोर होता है। ओके, तो प्रोजेस्टेरॉन और कहाँ काम करता है, तो मिल्क सीक्रेशन में। क्लियर। हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड जीआईटी। ओके, हमने देखा था सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं, कोई कोई हार्मोन एक्सोक्राइन ग्लैंड से, इन सब से भी प्रोड्यूस होते हैं, हम वो देखेंगे। नाउ यू नो अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर हार्मोन्स। अभी हमने सारे एंडोक्राइन ग्लैंड और उनके हार्मोन पढ़ लिए। However, as mentioned earlier, hormone also secreted by some tissues which are not endocrine in nature. ओके, हमने देख लिया था जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं होती, कोई कोई हार्मोन दूसरे टिश्यूज से भी प्रोड्यूस होते। फॉर एग्जाम्पल द आर्ट्रियल वॉल ऑफ आवर हार्ट। पहले हम हार्ट का देख रहे हैं। ओके, हार्ट के आर्ट्रियल वॉल में से क्या सीक्रेट होता है, इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन कौन सा, ANF। हमने ऑलरेडी ये देख लिया था, जो क्या कर रहा था, ब्लड प्रेशर में हेल्प कर रहा था, ब्लड प्रेशर मेंटेन करने, यानी डिक्रीज कर रहा था ब्लड प्रेशर को, याद करो किडनी वाले चैप्टर में। ओके, व्हेन ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज ANF इज सीक्रेटेड विच कॉजेज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल। ये कैसे डिक्रीज कराएगा ब्लड वेसल, ये क्या करेगा, ब्लड वेसल को डायलेट कर देगा। ओके, डायलेट कर देगा तो ऑफकोर्स वहाँ पे प्रेशर कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, दिस रिड्यूस द ब्लड प्रेशर। ठीक है, ANF समझ गए। द जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, प्रोड्यूस ए पेप्टाइड कॉल्ड, अभी हमने सेल्स देख लिए थे वहाँ पे किडनी के चैप्टर में, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स थे। ओके, वो क्या प्रोड्यूस कर रहे थे, पेप्टाइड हार्मोन, एरिथ्रोपोएटिन। नाम से ही पता चल रहा है, एरिथ्रोपोएटिन यानी रिलेटेड टू रेड ब्लड सेल्स। ओके, यानी एरिथ्रोसाइट से रिलेटेड है। वो क्या कराता है, एरिथ्रोपोएटिन स्टिमुलेट करता है एरिथ्रोपोएसिस। एरिथ्रोपोएसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। क्लियर। Endocrine cells present in different parts of GIT secrete 4 major peptide. ओके, GIT में 4 मेजर पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं। ओके, गैस्ट्रिन, सीक्रेटिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कोलेसिस्टोकिनाइन यानी CCK, हम शॉर्ट में बोलेंगे। ओके, अभी इसको CCK, गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड यानी GIP। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट है गैस्ट्रिन तो। ओके, गैस्ट्रिन एक्ट ऑन द गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ होती है, ऑफकोर्स स्टमक में होती है।
and stimulate the secretion of hydrochloric acid and pepsinogen. गैस्ट्रिन क्या करेगा, किस पे एक्ट करेगा, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड पे एक्ट करेगा. वो किसको स्टिमुलेट करेगी, तो सीक्रेशन ऑफ HC, गैस्ट्रोक्लोराइड HCl एंड पेप्सिनोजन. Secretin acts on the exocrine pancreas and stimulate the secretion of water and bicarbonate. ओके, सीक्रेटिंग क्या करेगा, पेंक्रियास पे एक्ट करेगा. वो क्या कराएगा, स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट. क्लियर. तो सीक्रेटिंग का फंक्शन ये है. सीसीके का क्या फंक्शन है, वो दोनों पे एक्ट करता है, पेंक्रियास और गॉल ब्लैडर पे. क्या कराएगा, तो पेंक्रियास में से क्या करेगा, स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ पेंक्रियाटिक एंजाइम्स. ओके, क्या करेगा, सीक्रेशन स्टिमुलेट करेगा पेंक्रियाटिक एंजाइम का और गॉल ब्लैडर पे एक्ट करके पाइल जूस का. ठीक है. जीआईपी क्या करेगा, इनहिबिट गैस्ट्रिक सीक्रेशन एंड मोटिलिटी. वो क्या करेगा, डिक्रीज करता है मोटिलिटी को. Several other non-endocrine tissues secrete hormone called as growth factors. Okay, ये growth factors क्या काम आते हैं, these factors are essential for normal growth of tissue and repairing or regeneration. Okay, अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन. अब मैकेनिज्म, अभी काम कैसे करते हैं हमारी बॉडी में. ओके, Hormone produce their effect on target tissue by binding to specific proteins called as hormone receptor located in the target tissue only. अब निकल रहे, ठीक है, ग्लैंड से निकल रहे. अब उनको कैसे पता कि हमको यहीं पे ही जाके एक्ट करना है, तो जो टारगेट टिश्यू होता है जहाँ पे उनको पहुँचना है. ओके, उनके पास क्या होता है, रिसेप्टर. उस हार्मोन के क्या होते हैं, उसके पास रिसेप्टर. क्लियर. Hormone receptor present on the cell membrane of the target cells are called as membrane bound receptor. ओके, जो हार्मोन रिसेप्टर होते हैं टारगेट सेल पे, उनको हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं. ओके, सेल की, तो उनको हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर. एंड रिसेप्टर प्रेजेंट इनसाइड द टारगेट सेल. जो मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है उसको हमने क्या बोला, मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर. जो इनसाइड सेल है उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर. क्लियर. मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर. और क्या बोलेंगे, जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट हो गए वो न्यूक्लियर रिसेप्टर. क्लियर, समझ आ गया. रिसेप्टर कैसे बोल रहे हैं, मेम्ब्रेन पे है तो मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर, सेल के अंदर है तो बोला हमने इंटर सेल्यूलर रिसेप्टर, और न्यूक्लियस के अंदर है तो न्यूक्लियर रिसेप्टर. बाइंडिंग ऑफ अ हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. हार्मोन जाके उस रिसेप्टर पे बाइंड हो जाएगा. इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. क्लियर. ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू वन हार्मोन ओनली. ओके, यानी जो रिसेप्टर है वो एक रिसेप्टर, वो एक ही हार्मोन का खाली, एक ही हार्मोन के साथ खाली कॉम्प्लेक्स बना पाएगा. क्लियर. तो हम क्या बोलेंगे, वो रिसेप्टर बहुत स्पेसिफिक है. Hormone receptor complex formation lead to certain biochemical changes in the target organ. अब जैसे ये हमने देखा हार्मोन और क्या था, रिसेप्टर, इनका कॉम्प्लेक्स बन गया. ठीक है, ये क्या करता है, ये टारगेट टिश्यू पे बहुत सारे चेंजेस लेके आएगा ये कॉम्प्लेक्स. तो टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म एनहांस फिजियोलॉजिकल फंक्शन आर रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स. तो अब आपको पता चला कि कैसे हार्मोन से मेंटेन हो रहा है, कहाँ उसको कैसे पता चल रहा है कहाँ एक्ट करना है, कहाँ पे जाके कॉम्प्लेक्स बनाना है. क्लियर. तो हार्मोन को नहीं पता चला बट रिसेप्टर को तो पता है ना, हमको उनके साथ क्या करना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर हार्मोन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स. ओके, अब हम बढ़ेंगे कि कौन से ग्रुप्स है वो. फर्स्ट है, यानी नेचर, वो केमिकल नेचर की बात हो रही है. ओके, केमिकली वो कैसे, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन्स. क्लियर. कौन से है, तो इंसुलिन, ग्लूकागोन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन एक्सेट्रा. अब स्टेरॉइड नेचर में कौन से है, तो कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल एंड प्रोजेस्टेरोन. हमने ऑलरेडी देख लिए थे स्टेरॉइड वाले तो. ओके, आयोडोथेरिन है यानी जिसमें आयोडीन है. ठीक है, तो वो थायराइड हार्मोन्स है. क्लियर. अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, तो वो कौन सा, एपिनेफ्रिन. ध्यान रखना है आपको. क्लियर इतना सबको.
हार्मोन विच इंटरैक्ट विथ मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर नॉर्मली डू नॉट एंटर द टारगेट सेल। अब हमने देखा था मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर थे उसको हमने क्या बोला थे, मेम्ब्रेन रिसेप्टर। ये समझो ये सेल है, वापस बना रही हूँ मैं, ये सेल है, उसके ऊपर रिसेप्टर है, क्लियर, ऐसे रिसेप्टर है। वो क्या करते, सेल के अंदर एंटर नहीं होते बट जनरेट सेकेंडरी मैसेंजर। वो क्या करेंगे, यहाँ से ही सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करेंगे। वो सेकेंडरी मैसेंजर कौन से हो सकते हैं, तो साइक्लिक APM, IP3, कैल्शियम आयन, ये सब क्या हो सकते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर विच इन टर्न रेगुलेट सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म। मैं आपको भी ये डायग्राम समझा रही तो आपको उसमें क्लियर समझ आएगा। ओके, हार्मोन्स विच इंटरैक्ट विथ इंटरसेल्यूलर रिसेप्टर, यानी जो इनसाइड थे, सेल के इनसाइड थे, वो कौन से है, तो स्टेरॉयड हार्मोन्स और आयोडोथायरॉइड। क्लियर, मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोमल फंक्शन बाय इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन। जो सेल के अंदर यानी सेल के इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर वो कैसे एक्ट करेंगे, तो बाय रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम फंक्शन। क्लियर, cumulative biochemical action result in the physiological and development effects। अब हम ये डायग्राम में डिटेल में समझेंगे कि अभी हमने क्या रीड किया, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको फंक्शंस क्लियर हो जाएंगे। क्लियर, फर्स्ट हम ये डायग्राम समझेंगे। अभी पहले ये क्या है, मेम्ब्रेन है, तो इसमें हम क्या समझ रहे हैं, मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर। क्लियर, मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं, तो मेम्ब्रेन पे होते हैं। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, ओवेरियन मेम्ब्रेन की, ठीक है, ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन की। यहाँ पे हार्मोन है, फॉर एग्जांपल FSH। ज़रूरी नहीं ये सब सिर्फ ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन में ही होगा, ये सब वहाँ वर्क करेंगे जहाँ पे मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर होगा। ऐसी प्रोसेस कहाँ पे होगी, जहाँ पे मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स होंगे। ओके, फिर हार्मोन यहाँ पे अंदर नहीं आएगा, कहाँ तक रहेगा, मेम्ब्रेन तक, ठीक है। यहाँ पे क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा, HR कॉम्प्लेक्स याद रखो, यानी हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना देगा। वो क्या करेंगे, वो रिस्पॉन्स का यानी स्टिमुलस देगा, किसको, सेकेंडरी मैसेंजर को। तो वहाँ पे क्या होगा, सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट होंगे। वो कौन से हो सकते हैं, तो साइक्लिक AMP और कैल्शियम आयन हो सकते हैं। वो क्या करवाएंगे, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। ऑफकोर्स हार्मोन्स का मेन फंक्शन क्या है, ऑफकोर्स नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन मेंटेन करना बॉडी में। ओके, वो रिस्पॉन्स कराएंगे, फिर कराएंगे ओवेरियन ग्रोथ। अब यहाँ पे ओवेरियन ग्रोथ ही क्यों है, बिकॉज हार्मोन कौन सा है, FSH, उसका नाम क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसका मेन फंक्शन ही यही है। क्लियर, यहाँ पे कोई और हार्मोन भी हो सकता है, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में ये देखा है। ओके, सेकंड हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, वो किसका एग्जाम्पल है, इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर। तो ऑफकोर्स हार्मोन एंटर होगा सेल में, ये क्या है, मेम्ब्रेन है, और यहाँ किसकी बात कर रहे हैं हम, यूट्राइन सेल मेम्ब्रेन की। क्लियर, ये है उसकी मेम्ब्रेन, ठीक है। हार्मोन ऑफ कोर्स एंटर होगा बिकॉज यहाँ पे हम देख रहे हैं इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर वो कहाँ थे, सेल के अंदर थे। मेम्ब्रेन वाले कहाँ थे, मेम्ब्रेन पे थे। ओके, आया हार्मोन अंदर, उसने क्या किया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना दिया। क्लियर, रिसेप्टर और हार्मोन मिला के हमने देख लिया अभी बहुत बार। क्लियर, उसने क्या किया, किस पे एक्ट किया, जीनोम पे। mRNA कन्वर्ट हो गया प्रोटीन्स में, वो प्रोटीन्स करवाएंगे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन। कौन से हो सकते हैं वो, टिश्यू ग्रोथ एंड डिफ्रेंसिएशन। क्लियर, ये डायग्राम्स क्लियर हुआ कि कैसे हार्मोन वर्क करते हैं, मैकेनिज्म क्या है। सो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।